अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास बेसिकली एक्सटेंशन है लाइट रिएक्शन का, और वो है हमारे पास केल्विन साइकिल, या फिर हम कहते हैं C3 साइकिल, या फिर हम उसको एक और नाम भी कहते हैं डार्क रिएक्शन। यूजुअली हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बायोएनर्जेटिक्स का, और बायोएनर्जेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। हमने जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस के रोल पढ़े कि हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस किस तरह हमारे पास इफेक्टिव है और किस तरह काम करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और किस तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास एंड में ग्लूकोज की फॉर्मेशन में काम करती है। उसमें सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट कि हमारे पास लाइट रिएक्शन कौन सा होता है। और हमें पता है कि लाइट रिएक्शन बेसिकली हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्राना में होता है, और वहाँ पे हमारे पास यूजुअली क्या होती है, एटीपी प्रोडक्शन और NADPH प्रोडक्शन होती है। एटीपी प्रोडक्शन सिर्फ आपके पास अगर हम बात करें तो आपके पास नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों फॉस्फोरिलेशन में होता है, और अगर हम लोग बात करें NADPH की तो वो सिर्फ हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में होता है। इसको फोटो फॉस्फोरिलेशन हमने इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे पास इसमें लाइट एनर्जी इंपॉर्टेंट है और ये लाइट डिपेंडेंट फेस है। तो इसी वजह से हमने जिस तरह हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यानी ATP मॉलिक्यूल देता है, उस प्रोसेस को हमने जो फॉस्फोरिलेशन कहा था, ये आपके पास लाइट डिपेंडेंट होती है, मतलब लाइट की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होके बनती है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास उसमें क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिकली नॉन साइक्लिक में, और जो है हमारे पास क्या होता है उसमें जो है कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, प्लास्टोक्विनोन, फेराडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन, और हमारे साइटोक्रोम B6 and F कॉम्प्लेक्स, एज वेल एज आपके पास जो है NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी यूज़ होता है। ये सब हमने जो है डिफरेंट पढ़ लिया था, और फिर हमने डिस्कस किया था, हमने कंपैरिजन किया था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। हर चैप्टर के जैसे इस चैप्टर के बाकायदा मैं आगाज़ में ये बोलती हूँ कि आप जो है केमिस्ट्री की बुक साथ रख के पढ़ें, क्योंकि जो है इनमें ज़्यादातर रिएक्शंस हैं और आपके पास जो टर्म्स हैं वो केमिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड है। और जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी के लिंकेज से हमारे पास एग्जिस्ट किए। तो खैर हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, उसमें बेसिक स्टेप्स कौन से होते हैं, वो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल जो हमारे पास लाइट रिएक्शन में जो कि हमारे पास G3P मॉलिक्यूल या PGL यानी फॉस्फेट ग्लाइसरल एल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है वो जब आपके पास रिलीज होता है उसका क्या काम होता है, और हमारे पास जो है वो किस तरह शुगर की फॉर्मेशन में काम करता है। इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास PGL यानी फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड आपके पास कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, उसका क्या रोल है इन बेसिकली प्लांट्स की बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, कि अगर आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और आप क्या सीख सकेंगे। आप बेसिकली सीख सकेंगे आज का ये चैप्टर में लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। आज आप जो सीख सकेंगे वो सीख सकेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्या आपके पास आइदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है और उसके जो है डिफरेंट स्टेप्स, फॉर एग्जांपल कार्बन फिक्सेशन के बारे में, और जो है रिडक्शन जो उसका स्टेप्स है उसके बारे में, और रीजनरेशन ऑफ, ठीक है, आप इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकेंगे। नेक्स्ट जो आप डिस्कस करेंगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे रोल ऑफ PGAL के, ये जो हमारे पास या फिर हमारे पास PGL को हम G3P भी नाम कहते हैं, वो कहाँ जो है हमारे पास यूज़ होता है, इनका क्या रोल है हमारे पास इन द प्लांट्स और उनके लिए किस तरह एसेंशियल होते हैं PGL और G3P। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं तो हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या कह सकते हैं केल्विन साइकिल को, या आपको मैं कह सकती हूँ C3 साइकिल को,
ठीक है। और मैं भी बताऊंगी आपको कि इसको C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं और केल्विन साइकिल इसको क्यों कह रहे हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी क्यों कह रहे हैं, और ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपके बारे में कार्बन फिक्सेशन के बारे में आपको बताऊंगी। रिडक्शन मतलब ये बेसिकली स्टेप्स हैं उनके, यानी कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ RuBP। और एंड में मैं आपको बताऊंगी रोल ऑफ PGL यानी रोल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आपके पास जैसे मैंने स्टेप्स बताए कि थे कि हमारे पास जो है इनमें 3 स्टेप्स है बेसिकली कार्बन फिक्सेशन, और जिसमें हमारे पास कार्बन फिक्सेशन के अंदर ही हमारे पास जो स्टेप होता है वो फॉर्मेशन ऑफ PGA यानी फॉस्फोग्लाइसोलिक एसिड, और हमारे पास जो है रिडक्शन जिसमें हमारे पास क्या होती है फॉर्मेशन एक्चुअली होती है PGAL की होती है। और एंड में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जनरेशन ऑफ RuBP यानी हमारे पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट फॉर, जिससे हमारे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज से कैसे होती है और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं, इसमें एनर्जी जो है डिपेंडेंट है, इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी इसको कहाँ से आती है, ये एनर्जी आपके पास लाइट रिएक्शन से आती है। और एनर्जी लाइट रिएक्शन में किस फॉर्म में स्टोर हुई थी, अगर आपको याद हो ADP पे और NADPH में किस फॉर्म में हमारे पास स्टोर हुई थी, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के दरमियान स्टोर हुई थी ऑफ ATP, और हमारे पास जो है क्या कहते हैं बॉन्ड किसके NADP और H के साथ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसके दरमियान फॉर्म हुई थी। खैर, वो एनर्जी हम यूज़ करके ये करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ या आपको जनरल डेफिनेशन बताती हूँ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। ये जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की कि ये हमारे पास जो है इन एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। सबसे पहले तो मतलब इसमें जो है आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है लाइट रिक्वायर नहीं है। अगर बात की जाए, ये जो है आपके पास सुबह के वक्त भी हो सकता है, ये ना सोचिए कि सुबह के वक्त नहीं हो सकता। लाइट की बस इसमें डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपने ये समझना है कि आपको जो नहीं है इसमें जो है कहीं से भी फोटोन नहीं आएगा, कहीं से भी कुछ नहीं आएगा, कोई भी रिएक्शन ड्राइव नहीं करेगा। हाँ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल होंगे। और अगर बात की जाए ये होता क्या है, आपके पास स्ट्रोमा रीजन पे होता है। रीजन पे कौन सा स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा रीजन में यूजुअली रिएक्शन होते हैं। जबकि मैंने बताया था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आपके पास थाइलोकाइट मेम्ब्रेन में होता है। ये आप याद रखिए कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये हमारे पास यूजुअली स्टोमा में होता है, जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। यहाँ उसको हम साइटोप्लाज्म तो नहीं कहते, लेकिन जो है बिल्कुल मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर उसको ऑर्गेनली समझे तो वो हमारे पास होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो थाइलाकॉइड के बाहर और जो हमारे पास स्टोमा में जो रिएक्शन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। इस तरह के हमारे पास जो ATP प्रोड्यूस होती है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, या NADPH जो प्रोड्यूस होती है, वो आपके पास कहाँ यूज़ होती है, वो आपके पास आगे यूज़ होती है केल्विन साइकिल में। इसके अलावा अगर मैंने आपको नाम बताया था, इसका है नाम केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल इसको किस लिए दिया गया है नाम, क्योंकि 1961 में एक साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस साइकिल के बारे में हमें बताया, जिसकी वजह से उनको जो है नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। और जो है उन्होंने हमें ये बताया था कि ये केल्विन साइकिल होती है जिसके ज़रिए हमारे पास जो है ग्लूकोज बनता है इन द प्लांट बॉडी। खैर, इस इनकी नाम की ही वजह से इनको केल्विन साइकिल, अगर आपके पास पेपर में नाम आ जाए कि केल्विन साइकिल लिखें, आप जो है कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि केल्विन साइकिल आपके पास यही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी यही है, और डार्क रिएक्शन भी यही है, और फाइनली आपके पास C3 साइकिल यही है। आगे C3 साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊंगी C3 कैसे। सबसे पहले स्टेप वाइज देखते हैं कि हमारे पास कितने स्टेप्स हैं। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास ये साइकिल बनी हुई है, मैं आपको इस साइकिल पे ही समझाऊंगी। जो पहला स्टेप आया आपके पास आया कार्बन फिक्सेशन का। कार्बन फिक्सेशन में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा PGA, जिसको हमने दिया फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब वो कैसे बनेगा, देखें, जो रुबिस्को है, रुबिस्को हमारे पास एक एंजाइम है, और जो है हमारे पास क्या होता है कि राइबोलोज फॉस्फेट,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, RuBp जो है अपने अंदर फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को, और इस तरह एक ऑर्गेनिक कार्बन डाई यानी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक किसका पार्ट बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। राइबोलोज बाइफॉस्फेट आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो आपके पास है जिसके ऊपर काम होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी आपके पास एक इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। कौन सा कार्बन मॉलिक्यूल होगा, हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और फिर वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल इतने छोटे अरसे के लिए होगा कि मतलब अगर कैसे कहते हैं कि हमारे पास ये जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है ये हमारे पास 5 कार्बन है, इसमें अगर हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड किया, ये हमारे पास 6 कार्बन इसने मॉलिक्यूल दे दिया। अब जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो अब हमारे पास क्या है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है इंटरमीडिएट पीरियड के लिए थोड़े अरसे के लिए होगा और एकदम से ही ब्रेक हो जाएगा। किस कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। और जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड होगा। फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसमें भी आपके पास क्या होता है, एनर्जी की क्या होता है, यूज होता है। सबसे पहले आपको देखें यहाँ पे मैंने दिखाया रुबिस्को, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ने रुबिस्को के साथ रिएक्ट किया और हमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल दे दिए। ठीक है, उसका नाम हमने क्या लिखा, 3 फॉस्फोग्लाइसेट, या फिर हम कह सकते हैं PGA, फॉस्फोग्लाइसेट या फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। ठीक है, अब जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आते हैं, और जो है इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या कहते हैं, PGA काइनेज, उसको है आगे ब्रेक कर देते हैं। ये आपके पास यूजुअली किस स्टेप में होता है, ये आपके पास हुआ रिडक्शन के स्टेप में। अब जो है आपके पास PGAL फॉर्मेशन हो रही है। ये पहले फेज में आपने कार्बन फिक्सेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया RuBp के मॉलिक्यूल में, और RuBp के मॉलिक्यूल में हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड आया जो अनस्टेबल होता है, एकदम से हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो जाता है। आप जो है ये इसको देखते रहें, आप जो है बुक खोल लें बाकायदा, अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है बुक खोलें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, उस 3 फॉस्फोग्लाइसेट के मॉलिक्यूल या हम PGA के मॉलिक्यूल के ऊपर 6 ATP ने अपनी एनर्जी दी। ठीक है, और इसको 1,3-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1,3-बिस-फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद हमने क्या ऐड किया, इसमें 6NADPH के मॉलिक्यूल है जो है आगे जाके ने फर्दर एनर्जी दी, और जो है आपको क्या दे दिया, ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल दे दिया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, PGAL। ये आपके पास कौन सा स्टेप में आ गया, ये आपके पास रिडक्शन के स्टेप में आ गया, और रिडक्शन किसकी हुई, हमारे पास PGA के मॉलिक्यूल के साथ, और हमारे पास यानी फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड ब्रेक हो गया किस में, हमारे पास PGAL में। अगर हम इसमें ATP वगैरह की एडिशन वगैरह भी दिखाएं कि ATP की कैसे हमने यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ATP का मॉलिक्यूल प्लस आपके पास एक PGA का मॉलिक्यूल प्लस आपके पास एक हमारे पास क्या कहते हैं NADPH का मॉलिक्यूल, इनने जो है रिएक्ट करके हमें दिया फॉस्फोग्लाइसोल्डिहाइड यानी G3P का मॉलिक्यूल या PGAL का मॉलिक्यूल। इसको आप G3P का भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्योंकि इसकी प्रेजेंस की वजह से, नंबर ऑफ कार्बन्स की वजह से ये आपके पास क्या लाया, G3P का मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं आपकी बुक वाला रिएक्शन लिख रही हूँ, PGAL आपके पास हुआ, आपके पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ रिएक्शन के बाद, इसके बाद ADP आपके पास रिलीज हुआ, NADP रिलीज हुआ, और NADP के साथ साथ आपके पास क्या रिलीज हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ। अब NADP की अगर मैं बात करूं कि NADP और ADP और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करते हैं, ये वापस चले जाते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की तरफ, और वहाँ पे वो वापस जो है हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बन के आ जाते हैं। अब देखें जो ग्लाइसोल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है आपके पास यूजुअली 3 बने, यानी हमारे पास 3 PGAL के मॉलिक्यूल 6 PGAL के मॉलिक्यूल बने, जिसमें से एक जो है आपके पास आ गया बाहर।
ठीक है, इससे आपके पास आगे ग्लूकोज बनेगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आ जाता है वो हमारे पास है जनरेशन ऑफ RUBP। हमारे पास जो है ये साइकिल है, तो आपको पता है साइकिल में जो है जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है वो एंड में भी वही रहता है। ठीक है, अब हमने जो है जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो हमने राइबोलोज बिसफॉस्फेट यूज की थी, जिसपे ऊपर एंजाइम राइबोस्को ने काम करके उसके ऊपर क्या बनाया था, 6 इंटरमीडिएट कंपाउंड जो ब्रेक हो गया था 3 कार्बन कंपाउंड में जो हमारे पास था फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में, तो उसको है हमने दोबारा प्रिपेयर करना RUBP को, यानी हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट को हमने दोबारा प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, हमने इस प्रोसेस में भी आपके पास ATP यूज होता है। आपके पास जो 5G3P का मॉलिक्यूल है वो जो है आपके पास ATP की यूटिलाइजेशन के बाद आपके पास बन गया राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट आपके पास वापस कैल्विन साइकिल अंडरगो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और हमारे पास वापस जो है साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वापस बताती हूँ कि हमारे पास रीजनरेशन कैसे हुई। रीजनरेशन ऐसे हुई कि हमारे पास 5 PGAL के मॉलिक्यूल आपके पास रिएक्ट किए ATP के मॉलिक्यूल के साथ, और आपको वापस क्या दे दिया, आपको रिएक्शन की रिजल्ट में दे दिया ADP और ऑर्गेनिक फॉस्फेट एज वेल एज RUBP। ये आपके पास जो है वापस जो है स्टार्टिंग प्रोडक्ट या हमारे पास स्टार्टिंग जो एजेंट है वो दोबारा बन गया। तो आपको मैं वापस बताती हूँ कि हमने इस साइकिल में क्या पढ़ा, कार्बन फिक्सेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था, हमारे पास PGA था। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हमारे पास PGA किस तरह रिड्यूस हुआ। पहले हमारे पास उस पर 6 ATP मॉलिक्यूल्स ने एक्ट किया, हमारे पास मतलब 6 फॉस्फेट या फिर हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल पे सिर्फ एक ATP मॉलिक्यूल ने एक्ट किया और हमें दे दिया 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसेट, मतलब दोनों तरफ हमारे पास बिसफॉस्फेट। फिर NADPH ने इसकी रिडक्शन की, मतलब इसने फॉस्फेट को क्लीव किया फॉर्म द 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसेट, और आपको ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी जिसका दूसरा नाम है हमारे पास जो आपके पास बुक में लिखा गया फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये PGAL आपके पास दे दिया और ग्लाइस वो उसमें से जो है 6 मॉलिक्यूल्स बेसिकली दिए हमें, और जो है हमें क्या रिजल्ट किया, हमें एक दाना जो मॉलिक्यूल हमने ले लिया उससे साइकिल ने बाहर भेज दिया। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL है वो वापस यूटिलाइज हो रहे हैं किसके लिए, फॉर्मेशन में हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले जो है ATP के मॉलिक्यूल्स ने उसके साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, 5G3P के मॉलिक्यूल से, और हमारे पास 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल वापस जनरेट हो गए। यानी हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जिनके आसपास 2 दाने फॉस्फेट के ग्रुप अटैच है वो आपके पास दोबारा जनरेट हो गए। खैर ये हो गया। अब ये जो G3P है इसका क्या काम है, G3P आपके पास आगे फर्दर ग्लूकोज की फॉर्मेशन में काम आता है और हम अभी आगे यही डिस्कस करेंगे। ये आपने बेसिक स्टेप है, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो बात जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताई थी कि हम इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं। अब C3 साइकिल इसलिए कहते हैं जो पहले इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे पास PGA है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको वजह से हम लोग क्या कहते हैं C3 साइकिल। ठीक है, ये आपके पास यही वजह है कि इसको C3 का साइकिल, क्योंकि आपके पास जो पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो PGAL है और उसमें हमारे पास 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे उसको ये नाम दिया गया है। अब जो हमने नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है रोल ऑफ PGL। अब ये जो PGL बन गया, ये हमारे पास G3P जो बन गया, अब इसका हमने करना क्या है। तो इससे तो कोई शुगर तो नहीं मुझे नजर आ रही। अब इससे शुगर कैसे बनेगी, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो PGAL का मॉलिक्यूल है ये आपको 3 कार्बन 6 कार्बन 4 कार्बन 7 कार्बन शुगर देता है। ठीक है, और आपके पास ये है यूजुअली जो है किधर फॉर्म होता है, ये हमारे पास जो है ये जो शुगर्स वगैरह होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है कि आपके पास एक दूसरे के आसपास इंटर कन्वर्ट हो सकती है। खैर हमने बताया कि जो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, हमारे पास ये है कि ये जो है PGL आपके पास 6 कार्बन 4 कार्बन और 7 कार्बन शुगर रिजल्ट करती है। इसके बाद ये बताना है कि हमारे पास जो PGAL होता है इन कैल्विन साइकिल आपके पास
वापस आपको क्या रिजल्ट करती है, राइबोलोज बेस फॉस्फेट रिजल्ट करती है, ठीक है, RUPP की फॉर्मेशन। और ये जो है PGAL हमारे पास जो है क्या कहते हैं और किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। और ग्लूकोज फॉस्फेट जो है आपके पास इंटर्न जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च फॉर्मेशन के काम होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है। अगर इसको PGAL के मॉलिक्यूल को थोड़ा मॉडिफाई होके बाहर साइटोप्लाज्म में डाल जाना है तो वो हमारे पास डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करती है। और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊं, DHAP, डी आपके पास डाई, एच के आपके पास हाइड्रो ऑक्सी, ए हमारे पास एसीटोन और पी हमारे पास फॉस्फेट है। वो हमारे पास क्या करती है, साइटोप्लाज्म में आती है, किस रीजन से, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल के हमारे पास साइटोप्लाज्म में आती है। और फिर ये DHAP ये आपके पास इंटर्न आपके पास ग्लूकोज वगैरह की फॉर्मेशन या आपके पास कोई और सब्सटेंस फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन के लिए काम आती है। और ये फ्रुक्टोज बाद में जो है हमारे पास जो हमने डाइसेक्राइड के यूनिट में पढ़ा था, ये आगे हमारे पास कंडेंस करके हमें वापस सक्रोज दे सकती है। और सक्रोज हमें पता है कि हमारे पास मेजर फूड हमारे पास यही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कौन से बनते हैं हमारे पास, इनसे अमाइनो एसिड्स भी बन सकते हैं। हमारे पास जो ग्लूकोज की 10 ट्राइब होता है, जो कैल्विन साइकिल से हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल G3P मॉलिक्यूल की थोड़ी मॉडिफिकेशन करके हमारे पास अमाइनो एसिड्स भी बन सकते हैं, हमारे पास फैटी एसिड्स भी बन सकते हैं और ग्लाइसरोल भी हमारे पास इनसे बन सकते हैं। तो आपको जो है एक बात बताऊं कि ये जो है हमारे पास सिर्फ एक ग्लूकोज बनाने के काम नहीं आ रही है, आपके पास डिफरेंट काम आ रही है। और जो नहीं फोटोसिंथेसिस इसलिए प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास देखें ये आपके पास कितने कार्बन शुगर बनाए, 3 कार्बन से कार्बन 4 कार्बन 7 कार्बन, और ये कार्बन शुगर एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं इंटर कन्वर्ट भी हो सकती है। फिर इसके बाद जो है PGAL जो है ग्लूकोज फॉस्फेट बनाती है आपके पास, ये सब आपका साइटोप्लाज्म में होते हैं। फिर हमारे पास जो हमारे पास ग्लूकोज फॉस्फेट होता है वो हमारे पास स्टार्च फॉर्म करते हैं विद इन द सेल। फिर हमारे पास जो है ये मॉडिफाई होता है, यानी हमारे पास ग्लूकोज फॉस्फेट मॉडिफाई होकर डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म में जाके ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाते हैं, जो फर्दर कंडेंसेशन के जरिए सक्रोज बनाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको मैं बता चुकी हूँ सेकंड चैप्टर के बाद में। और हमने बताया कि ये जो है और भी रिएक्शन अंडरगो करके फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये जो है इस वजह से इनको जो नहीं दूसरे कंपाउंड्स का जिक्र नहीं किया जाता, ग्लूकोज का इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि जो नहीं है हमारे पास जो है सिंपल जब हम मेथड्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है डायरेक्ट हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स मेथड में जाते हैं या फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे पास ग्लूकोज के साथ साथ और भी कंपाउंड्स हैं जो आपके पास क्या होता है इन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनते हैं। खैर यहाँ तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हुआ। आज हमने क्या पढ़ा, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस पढ़े हमने। पढ़े स्टेजेस कितने कितने, हमने कार्बन फिक्सेशन पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, रिडक्शन पढ़ी। रिडक्शन के पास रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज बेस फॉस्फेट, यानी 5 कार्बन बाइफॉस्फेट की जो शुगर है हमने उसकी वापस रिफॉर्मेशन पढ़ी। अगर बात की जाए इसमें एनर्जी यूजेज की तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 9 ATP यूज होते हैं और 6 NADPH यूज होते हैं, ताकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ PGAL बन जाए, यानी फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड, जो इंटर्न आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। और फिर ग्लूकोज इंटर्न आपके पास दूसरे जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट होता है। और आपके जो है प्लांट की मेटाबॉलिक नीड के लिए एज वेल एज आप जो जब खाना खाते हैं ग्लूकोज आप किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही ग्लूकोज हम यूटिलाइज करते हैं। एनीहाउ ये आपको पता चल गया। आज के लेक्चर में हम फिर मैं बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा, केल्विन साइकिल और रोल ऑफ PGAL, किस किस तरह जो हमें पास PGAL सेल की एक्टिविटी में काम करती है। डिफरेंट मैंने आपको बताया कि इनके नाम क्या है। हमारे पास जो केल्विन साइकिल है और फिर जो है जो इसके साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज़ भी इस बेसिस पे मिला गया है, क्योंकि आप जब देखें जब साइंटिस्ट होते हैं, जो आप भी कभी साइंटिस्ट बने अगर आपका दिल करे, तो अगर आपकी तरफ रुझान है साइंटिस्ट बने और जो है साइंटिस्ट एक
साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा रुतबा क्या है? एक साइंटिस्ट के लिए उसकी मेहनत कब रंग लाती है, जब उसको स्पेसिफिक नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो ख़ैर जो है नोबेल प्राइज़ एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस अवार्ड है जो हमारे पास जो है इन साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन को दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैल्विन साइकिल। और जो है ये आपको पता है, मैंने आपको बता दी है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली बार जो हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में हम लोग जो है आगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है मेरी तरफ से यहाँ पे बस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।